हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेसेस और टेबल्स को क्रिएट करना भी सीखेंगे। स्टेटमेंट्स जैसे कि ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, इनको कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। यही नहीं, हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज किए हैं उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ आप SQL क्वेरीज की फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि PPT सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट dataisgood.com ओपन हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं, हर लेक्चर के साथ SQL क्वेरीज की फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सब फ्री में डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो आप इन फाइल्स को देखकर ईजिली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में अभी पता चला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए, देरी किस बात की है, शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले सेक्शन में हमने डेटा क्वेरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था और अब इस लेसन में हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स नंबर्स होते हैं जो कि डेटाबेस कॉलम्स में स्टोर्ड होते हैं। ये डेटा टाइप्स दो कैटेगरीज में ग्रुप्ड है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल एंड अप्रॉक्सिमेट न्यूमेरिकल। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल टाइप्स का प्रिसिशन और स्केल प्रिजर्व्ड होता है। इंटीजर टाइप्स और डेसिमल टाइप्स एग्जैक्ट न्यूमेरिकल टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। अप्रॉक्सिमेट न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स का प्रिसिशन प्रिजर्व्ड होता है पर स्केल नहीं। फ्लोट और डबल अप्रॉक्सिमेट न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के अंडर आते हैं। हम प्रिसिशन और स्केल के बारे में बाद में इस लेसन में पढ़ेंगे। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल टाइप्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज एस्टिमेट की जा सकती हैं, लेकिन अप्रॉक्सिमेट डेटा टाइप्स के लिए नहीं। सबसे पहले एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज देखते हैं। इस टेबल को देखिए, ये सब इंटीजर टाइप हैं। हम देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा बाइट्स डेटा टाइप कंज्यूम करता है उतनी ही ज्यादा रेंज की वैल्यूज को वो स्टोर कर सकता है। जैसे कि हमारा पहला टाइप है टाइनी इंट। ये 1 बाइट ऑफ डेटा कंज्यूम करता है और इसमें हम 128 से 127 तक वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी टाइप्स की स्टोरेज भी टेबल से देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अनसाइंड वैल्यूज क्या हैं। मान लीजिए आपके पास कस्टमर एज नाम का एक फील्ड है। अब इस फील्ड में हम नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं डाल सकते, एज तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो एक्सीडेंटली नेगेटिव वैल्यूज इस फील्ड में सेव ना हो जाएं, इसके लिए हम अनसाइंड वैल्यूज का यूज करते हैं। अब हम दूसरे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है डेसिमल टाइप। डेसिमल एक फिक्स्ड पॉइंट फ्लोटिंग टाइप है, जिसका मतलब है कि ये फिक्स्ड लेंथ की फ्लोट वैल्यूज स्टोर करता है। SQL में डेसिमल टाइप दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, P और S। P मतलब प्रिसिशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द वैल्यू डेसिमल पॉइंट से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद, और S का मतलब है स्केल, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल नंबर्स। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। डेसिमल 4,2, इसका मतलब है कि नंबर में 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद होंगी और 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट से पहले। P की डिफॉल्ट वैल्यू 18 होती है और S की 0। प्रिसिशन 1 से 65 के बीच में होता है और S 0 से 30 के बीच में। और एक ज़रूरी बात, MySQL में स्केल हमेशा या तो प्रिसिशन के बराबर होता है या फिर उससे कम। DEC, न्यूमेरिक, फिक्स्ड,
ये तीनों डेटा टाइप्स डेसिमल डेटा टाइप की तरह ही हैं। और अब बढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल टाइप्स की तरफ, जो कि हैं फ्लोट और डबल। इंटरव्यू अलर्ट। जनरली इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर्स फ्लोट डेटा टाइप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप डिफरेंट वे में डेटा स्टोर करता है। तो चलिए फ्लोट डेटा टाइप को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। फ्लोट और डबल टाइप्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर करने के लिए यूज होता है। फ्लोट 4 बाइट्स कंज्यूम करते हैं विद मैक्सिमम 7 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और डबल डेटा टाइप्स 8 बाइट्स कंज्यूम करते हैं विद मैक्सिमम 15 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये डेटा टाइप्स एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज स्टोर करती हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो हम डेसिमल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, और अगर हम बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं और हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से काम चला सकते हैं तो हम फ्लोट या फिर डबल डेटा टाइप यूज करेंगे। टेबल क्रिएट करते टाइम करेक्ट डेटा टाइप असाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकरेक्ट डेटा टाइप सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें परफॉर्मेंस और स्टोरेज में इश्यूज आ सकते हैं। इस लेसन में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। कैर, वेरिएबल कैरेक्टर, बाइनरी, वेरिएबल बाइनरी, ब्लॉब, टेक्स्ट, ये सब स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं। तो चलिए एक एक करके सारे टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है कैर डेटा टाइप। कैर एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है और ये 1 से लेके 255 तक की लेंथ ले सकता है। ये टाइप एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है जो रिप्रेजेंट करता है कि कैर टाइप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है। सिमिलरली वेरिएबल कैरेक्टर एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है जिसमें हम 1 से 255 कैरेक्टर्स तक डाल सकते हैं। इसमें भी एक ही आर्ग्यूमेंट होता है। पर कैर और वेरिएबल कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, इस टेबल को देखिए। यहाँ पे कैर और वेरिएबल कैरेक्टर दोनों में हमने आर्ग्यूमेंट में 4 डाला है, यानी कि मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स तक हम इसमें डाल सकते हैं। अब अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल में एक ही कैरेक्टर डालते हैं तो ये वेरिएबल 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। इसमें अगर हम 2 कैरेक्टर्स डालेंगे तो भी ये वेरिएबल 4 बाइट्स ही कंज्यूम करेगा। अगर 3 कैरेक्टर डालेंगे तो भी 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा और 4 कैरेक्टर्स में भी 4 बाइट्स ही कंज्यूम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है, तो इसे डिफाइन करते टाइम आप जितने कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करेंगे ये उतनी ही बाइट्स कंज्यूम करेगा, फिर चाहे बाद में आप आर्ग्यूमेंट से कम कैरेक्टर्स इसमें डालो। लेकिन अगर हम वेरिएबल कैरेक्टर की बात करें तो आप टेबल में भी देख सकते हैं कि इस वेरिएबल में भी हमें 4 आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, लेकिन अगर हम वेरिएबल में एक ही कैरेक्टर डालेंगे तो ये 1 बाइट कंज्यूम करेगा। अगर 2 कैरेक्टर्स डालेंगे तो 2 बाइट कंज्यूम करेगा, एंड सो ऑन। बाइनरी और वेरिएबल बाइनरी भी कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर के सिमिलर है। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये कि बाइनरी और वेरिएबल बाइनरी बाइनरी स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, जबकि कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर नॉर्मल स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं। अगला है ब्लॉब डेटा टाइप। ब्लॉब टाइप वेरिएबल बाइनरी के सिमिलर है। ब्लॉब की फुल फॉर्म है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसे हम बाइनरी ऑब्जेक्ट्स का बड़ा कलेक्शन स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ब्लॉब डेटा टाइप के 4 सब टाइप्स होते हैं। नंबर 1 टाइनी ब्लॉब, नंबर 2 ब्लॉब, नंबर 3 मीडियम ब्लॉब एंड नंबर 4 लॉन्ग ब्लॉब। इनके मैक्सिमम साइज की इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल से मिल जाएगी। अगला डेटा टाइप है टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर से सिमिलर होता है। इनकी लेंथ वेरी कर सकती है और ये कैर और वेरिएबल कैर के कंपैरिजन में लार्ज स्ट्रिंग लेंथ स्टोर कर सकता है। टेक्स्ट डेटा टाइप 4 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट। इनका मैक्सिमम साइज हम इस टेबल से देख सकते हैं।
हम यूजुअली स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर करने के लिए कैर और वेरिएबल कैरेक्टर टाइप यूज करेंगे। अगला डेटा टाइप हमारे पास है डेट। डेट डेटा टाइप डेट्स और टाइम स्टोर करने के लिए यूज होता है। हम एसक्यूएल में यूजुअली 4 डेट टाइप्स यूज करते हैं: डेट टाइम, डेट टाइम एंड ईयर। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। डेट डेटा टाइप स्पेसिफिक डेट स्टोर करने के लिए यूज होता है। एसक्यूएल में इसका फॉर्मेट YYYMMDD होता है, यानी कि पहले 4 डिजिट ईयर, फिर 2 मंथ और आखिरी 2 डेट रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है टाइम डेटा टाइप। इसे हम स्पेसिफिक टाइम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एसक्यूएल में इसका फॉर्मेट है HHMMSS, यानी कि आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब अगर हमें डेट और टाइम दोनों को एक साथ स्टोर करना है तो उसके लिए हम डेट टाइम डेटा टाइप का यूज करेंगे। डेट टाइम डेटा टाइप डेट और टाइम दोनों स्टोर करता है। एसक्यूएल में इसका फॉर्मेट है YYYMMDD HHMMSS, यानी कि ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। उसके बाद हमारे पास ईयर डेटा टाइप है। ईयर डेटा टाइप सिर्फ ईयर स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मेट है YYYY। इस लेसन में हम कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम डेटा कॉलम्स में इन्फोर्स करते हैं। इन्हें यूज करके ये डिसाइड होता है कि किस टाइप का डेटा टेबल में जाएगा। इस डेटा में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी भी आती है। कॉन्स्ट्रेंट्स या तो कॉलम लेवल पे हो सकते हैं या फिर टेबल लेवल पर। कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट्स सिर्फ एक कॉलम पे अप्लाई होते हैं और टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट्स पूरी टेबल पर अप्लाई होते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एसक्यूएल सपोर्ट करता है। सबसे पहले आता है नॉट नल। नल वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज होती हैं जो कि टेबल में इंसर्ट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट किसी कॉलम में नल वैल्यूज हो सकती हैं, पर अगर हमें किसी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं चाहिए तो उसके लिए हम नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाई कर देंगे। इससे हम श्योर हो जाएंगे कि उस कॉलम में नल वैल्यूज ना जाएं। अगला कॉन्स्ट्रेंट है यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट से हम ये ध्यान रख सकते हैं कि किसी कॉलम में 2 आइडेंटिकल वैल्यूज ना जाएं। उस कॉलम की सारी वैल्यूज यूनिक हो। मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है आधार नंबर, तो इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो गलती से भी 2 वैल्यूज मैच ना करें, इसके लिए हम पहले ही इस कॉलम को यूनिक डिफाइन कर देंगे ताकि इसमें वैल्यूज यूनिक रहे। एक बात का प्लीज ध्यान रखिए कि यूनिक कॉलम में नल वैल्यूज हो सकती हैं। अगला कॉन्स्ट्रेंट है प्राइमरी की। प्राइमरी की को हम नॉट नल और यूनिक दोनों का कॉम्बिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। प्राइमरी की वो फील्ड होती है टेबल की जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की में सिर्फ यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए और कोई भी नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। आधार नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। आधार नंबर हर इंडिविजुअल के लिए एक प्राइमरी की है। इसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकती और सारी वैल्यूज यूनिक भी होंगी। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है जिसमें या तो सिंगल फील्ड हो या फिर मल्टीपल फील्ड्स हो। जब मल्टीपल फील्ड्स प्राइमरी की के लिए यूज होती हैं तो उन्हें कॉम्पोजिट की बोलते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें रोल नंबर प्राइमरी की नहीं बन सकती क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यूज नहीं है। क्लास भी प्राइमरी की नहीं बन सकती क्योंकि उसमें भी यूनिक वैल्यूज नहीं है। दोनों फील्ड्स में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, इसलिए इन दोनों फील्ड्स को हम इंडिविजुअली प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन हम दोनों कीज को एक साथ प्राइमरी की जरूर बना सकते हैं। ये दोनों मिलके हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और इस केस में प्राइमरी की मल्टीपल फील्ड से बनी है, इसलिए इसे हम कॉम्पोजिट की बोलेंगे। अगला कॉन्स्ट्रेंट है चेक कॉन्स्ट्रेंट।
चेक कॉन्स्ट्रेंट जो वैल्यूज एंटर हो रही हैं उनमें एक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन फॉल्स निकली तो आप वो वैल्यूज टेबल में एंटर नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास एज नाम का एक कॉलम है और हमारा एक स्ट्रिक्ट रूल है कि 19 एज से कम वाले कस्टमर्स अलाउड नहीं हैं, तो उसके लिए हम एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे, चेक एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 19। अगला कॉन्स्ट्रेंट है डिफॉल्ट। अगर हम कभी किसी कॉलम में कोई वैल्यू डालना भूल जाएं और वो कॉलम नल वैल्यूज नहीं ले सकता, तो उस केस में हम डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। वो अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर कर लेगा। और आखिरी कॉन्स्ट्रेंट है ऑटो इंक्रीमेंट। इस कॉन्स्ट्रेंट की हेल्प से हम ऑटोमेटिकली यूनिक नंबर जनरेट कर सकते हैं जब एक नया रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो तब। बाय डिफॉल्ट इसकी इनिशियल वैल्यू 1 होती है और हर इंसर्शन के बाद ये इंक्रीज होती है। इस लेसन में हम डेटाबेसेस और टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड होता है। टेबल्स डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं। टेबल डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है, सिमिलर टू एक्सेल शीट। तो चलिए अब एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट यूज होती है। देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को यूज कैसे किया जा सकता है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। क्रिएट डेटाबेस के बाद हमें डेटाबेस का नाम लिखना है। हम कोई भी नाम दे सकते हैं और लास्ट में कॉमा। चलिए इसे अपने MySQL वर्कबेंच में टेस्ट करते हैं। हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे जिसका नाम होगा कस्टमर्स। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस कस्टमर्स। चलिए देखते हैं कि ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम पहले टास्क बार में जाके रिफ्रेश कर देते हैं और ये रहा हमारा नया डेटाबेस। अभी तक हमने बस इसे क्रिएट किया है, यूज नहीं। तो इस डेटाबेस को यूज करने के लिए हम लिखेंगे यूज कस्टमर्स। तो अब हम कस्टमर्स डेटाबेस यूज कर रहे हैं और अब अगर हम कोई नया टेबल क्रिएट करते हैं तो वो टेबल डायरेक्टली कस्टमर्स डेटाबेस में जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा टेबल होगा कैसा। हमारे टेबल का नाम होगा कस्टमर डिटेल्स, जो हर कस्टमर का यूनिक रिकॉर्ड स्टोर करेगा। और हमारे टेबल के फील्ड्स होंगे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, प्रोडक्ट बॉट। अब हर फील्ड को एक एक करके देखते हैं। आईडी फील्ड हर एक कस्टमर का इंडिविजुअल रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेगा। इसमें नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कि हम इसे प्राइमरी की बना सकते हैं। हर कस्टमर को एक नंबर असाइन होगा एज एन आईडी, इसलिए हमारा आईडी फील्ड इंटीजर टाइप का होगा। क्या आईडी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, इसलिए हम इसके डेटा टाइप में अनसाइंड वर्जन सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा मीडियम स्केल का बिजनेस है, तो हमारे 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स नहीं होंगे, तो इसके लिए अनसाइंड स्मॉल इंट डेटा टाइप सही रहेगा। क्या आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो सकती है? यस, हर बार जब एक नया कस्टमर ऐड होगा तो हम चाहेंगे कि उसे एक ऑटो इंक्रीमेंट आईडी असाइन हो। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों स्ट्रिंग टाइप के होंगे। क्या हम कैर यूज कर सकते हैं? हमें कस्टमर्स के नाम की लेंथ नहीं पता, तो ये एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग टाइप होगा, इसलिए हम वेरिएबल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। नेम की मैक्सिमम लेंथ 40 हो सकती है, लेकिन सेफ साइड में चलने के लिए हम दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को 30-30 असाइन करेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो या दो से ज्यादा लोगों का फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम या फिर दोनों एक ही हो।
ये कॉमन है कि किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम या लास्ट नेम हो, इसलिए हम नल वैल्यूज अलाउ कर ये कॉमन है कि किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो, इसलिए हम नल वैल्यूज अलाउ करेंगे। एज इंटीजर होनी चाहिए। एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम अनसाइंड वर्जन यूज करेंगे। मैक्सिमम एज 110 हो सकती है, इसलिए हम टाइनी इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए हम बच्चों को अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फील्ड में एज रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। 12 एज से कम वाले अलाउड नहीं होंगे, जिसके लिए हम चेक यूज करके कंडीशन लगा देंगे। एज में नल वैल्यूज भी नहीं हो सकती। जेंडर स्ट्रिंग टाइप होगा। जेंडर में नल वैल्यूज नहीं हो सकती। जेंडर में 3 टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, मेल, फीमेल एंड अदर्स, इसलिए इसकी मैक्सिमम लेंथ 6 होगी और मिनिमम 4। अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन, इसकी फील्ड के लिए हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, कैर या फिर वेरिएबल कैर। इस टेबल को ध्यान से देखिए। मेल के केस में वेरिएबल कैरेक्टर बेटर है, लेकिन फीमेल और अदर्स के केस में कैरेक्टर टाइप ज्यादा बेटर है। और याद रखें कि कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर से परफॉर्मेंस वाइज बेटर है, इसलिए हम कैरेक्टर के साथ जाएंगे। प्रोडक्ट्स बॉट, ये फील्ड रिप्रेजेंट करती है कि कस्टमर्स ने कितने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, इसलिए ये इंटीजर टाइप होगी। ये फील्ड नेगेटिव नहीं हो सकती और मोस्टली केसेस में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बॉट 255 से ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए अनसाइंड टाइनी इंटीजर बेटर चॉइस है। जब एक कस्टमर न्यूली रजिस्टर्ड होगा तब उसने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा होगा, इसलिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट करेंगे। इस कॉलम में हम नल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब हमने टेबल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए अब इसे डिजाइन करते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल नेम। इस स्टेटमेंट से हम टेबल क्रिएट करते हैं। कमांड के अंदर हम कॉलम नेम और उनके डेटा टाइप्स स्पेसिफाई करते हैं। सारे कॉलम वैसे ही डिफाइन हैं जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किए थे। तो चलिए डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं और हम देख सकते हैं कि टेबल क्रिएट हो गई है। इस लेसन में हम ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्टर स्टेटमेंट किसी एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम्स को ऐड, डिलीट या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। पिछले लेसन में हमने कस्टमर डिटेल्स नाम का एक टेबल बनाया था, जिसके कॉलम्स थे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, प्रोडक्ट्स बॉट। मान लीजिए कि हम 2 कॉलम्स ऐड करना भूल गए, ईमेल आईडी और फोन नंबर। तो अब हम उन्हें ऑल्टर स्टेटमेंट यूज करके ऐड कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप। ये रहा कमांड स्ट्रक्चर। तो चलिए ये दोनों कॉलम्स हम ऐड कर लेते हैं। आप देखिए और समझिए कि हमने इन दोनों कॉलम्स को क्या डेटा टाइप असाइन किया है और क्या कॉन्स्ट्रेंट्स यूज किए हैं और क्यों किए हैं। नाउ इमेजिन कि ज्यादातर लोगों के पास ईमेल आईडी नहीं है और इस कॉलम में बहुत सारी नल वैल्यूज हैं, तो हम इसे रिमूव करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। ड्रॉप कमांड डेटाबेस या फिर टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होता है, पर हम इसे ऑल्टर कमांड के साथ यूज करके कॉलम्स भी रिमूव कर सकते हैं। तो हम इस क्वेरी को यूज करके ईमेल आईडी फील्ड को रिमूव करेंगे। अब अगर हमें पूरा टेबल ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉप टेबल कस्टमर डिटेल्स। अब मान लीजिए हमें पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ड्रॉप डेटाबेस कस्टमर्स। चलिए अब हम अपने डेटाबेस पे वापस जाते हैं बाय री एग्जीक्यूटिंग द कमांड्स। अब मान लीजिए हमें अपना पूरा टेबल डिलीट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ उसके अंदर के रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं।
लेकिन उसका टेबल स्ट्रक्चर और रूल्स सेम रहेंगे। तो उसके लिए हम ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं। ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स। इस लेसन में हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्ट इनटू कमांड यूज करके हम किसी भी टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। वैल्यूज उसी सीक्वेंस में इंसर्ट होती हैं जिस सीक्वेंस में कॉलम नेम्स हैं। हम ये सेटिंग्स बटन क्लिक करके कॉलम नेम्स और उनकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर पहली वैल्यू आईडी को असाइन होगी, लेकिन आईडी कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है, जिसका मतलब है कि यूनिक वैल्यूज अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएंगी। तो ये करने के लिए हम इसमें डिफॉल्ट लिख देंगे, बाकी वैल्यूज भी हम इंसर्ट कर देंगे। चलिए अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं और हम देख सकते हैं कि वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। हम टेबल नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम नेम्स भी पास कर सकते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। हम एक नया रिकॉर्ड टेबल में ऐड करेंगे। चलिए अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं और हम देख सकते हैं कि वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। मान लीजिए हमने राहुल शर्मा का फोन नंबर गलत इंसर्ट कर दिया है, तो अब हम उसे अपडेट करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। तो अब अपडेट क्वेरी को इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे हमने आईडी को 2 स्पेसिफाई कर दिया है ताकि सेकंड रिकॉर्ड में चेंजेस हों। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि फोन नंबर अपडेट हुआ या नहीं, और हम देख सकते हैं कि फोन नंबर अपडेट हो गया है। अब आपके लिए एक चैलेंज है। We found out that Rohit Sharma's actual age was 33 and he also bought one of our products. So we need to update 2 values. His age to 33 and products bought to 1. आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच लीजिए। आई होप आप इसे सॉल्व कर पाए हो। तो इसकी क्वेरी कुछ इस तरह से होगी। हमने एज और प्रोडक्ट्स बॉट को सेट कमांड के अंदर पास किया है। चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि टेबल में चेंजेस हुए या नहीं। यस, रोहित शर्मा की एज और प्रोडक्ट्स बॉट फील्ड्स अपडेट हो गई हैं। अब राहुल शर्मा हमारे प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है और वो मेंबरशिप डिलीट करना चाहता है। तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे ताकि वो हमारे रिकॉर्ड से डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम ये क्वेरी यूज करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपके रिप्लाई करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो वो भी हम सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए स्टे सेफ। बाय।